हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपका भी वर्तमान भारतीय समाज का एग्ज़ाम होने वाला है और आपके पास समय बहुत कम है तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्ज़ाम में पास होने की गारंटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया है जो कि पिछले सालों में आए हुए हैं। फिर आप चाहे 2017 का मॉडल पेपर देख लो या 18 का देख लो, 19 का देख लो, 20 का देख लो या 16 का देख लो, मतलब पिछला कोई सा भी आप मॉडल पेपर देख लीजिए, उन सभी मॉडल पेपर में यही क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि हमने पिछले 5-6 सालों के सभी क्वेश्चंस कवर किए हैं इस वीडियो में। तो अति लघु भी होंगे और लघु भी होंगे क्योंकि जो बहुविकल्पीय हैं वो अति लघु में से ही बनेंगे आपके। ठीक है, तो राजन सीरीज की ये अति लघु और लघु हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही कराएंगे और इन्हीं में से आप एग्जाम में पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप ये समझ कर ये याद मत करना कि भाई ये अति लघु है, ये सोचना कि इससे बहुविकल्पीय भी बन सकता है और बनेगा ही। ठीक है, क्योंकि डीएलएड का रिकॉर्ड रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, 60% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे तक्षशिला और नालंदा। दूसरा क्वेश्चन, मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं? एक सुखद और समृद्ध भारतवर्ष का निर्माण करना ही मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य है। 2020 में आए हुए क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को। आपने पढ़ा होगा वुड का घोषणा पत्र, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनयन संस्कार, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में भी आ सकता है। उपनयन संस्कार क्या होता है? शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाना, जैसे पहले गुरुकुल का जमाना होता था। ठीक है, ऐसे में तो उसको उपनयन संस्कार कहा जाता था। अब ये बहुविकल्प में पूछ सकते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना कौन सा संस्कार कहलाता था? उपनयन। ठीक है, अंत्येष्टि, इस तरह से ऑप्शन आएंगे, उपनयन को टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घोषित की गई 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का निष्पंदन सिद्धांत किसने दिया? तो शिक्षा का निष्पंदन सिद्धांत दिया था मैकाले ने। ठीक है, शिक्षा का निष्पंदन सिद्धांत दिया था मैकाले ने। हाथों हाथ याद करके चलिए इन क्वेश्चंस को। प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो द लॉज द रिपब्लिक। प्रश्न नंबर 8, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य कौन कौन से थे? तो विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को आवासीय विद्यालय में शिक्षा देना। ऐसी छात्राएं जिनके पास एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, ठीक है, उनके पास रहने के लिए अच्छा घर ना हो, तो ऐसे में ऐसी परिस्थिति को विषम परिस्थिति कहा जाता है। और ऐसी स्थितियों में जो जीवन यापन करती हैं ऐसी बालिकाओं को आवासीय विद्यालय, मतलब जहाँ पर विद्यालय में ही आवास दिया जाए, रहने की जगह दिया जाए, हॉस्टल रूप में। ठीक है, ये उद्देश्य था। भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान। सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं इसीलिए करा रहा हूँ आपको। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। तो मानव का संपूर्ण प्रकटीकरण ही शिक्षा है। बहुत ही सिंपल है, 4 वर्ड की, मानव का संपूर्ण प्रकटीकरण ही शिक्षा है। 11वां क्वेश्चन, शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। शिक्षा के 2 उद्देश्य कौन कौन से होंगे? बालक का शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास। आप ऐसे लिख सकते हैं, पहला उद्देश्य नंबर डाल के बालक का शारीरिक और मानसिक विकास, नंबर 2 डाल के सांस्कृतिक विकास। तो ये शिक्षा के 2 उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? तो ड्रॉप आउट बालक क्या होते हैं? वे समस्त बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं। ठीक है, जिनके पास शिक्षा का मतलब कोई साधन ही नहीं है, उन्हें शिक्षा के बारे में पता ही नहीं है, उनका कोई शिक्षा लेना देना ही नहीं है अभी तक। उनसे पूछो भाई ABCD क्या होती है, वो देखेंगे जैसे बस उन्हें पता ही नहीं ABCD क्या होती है, आसान आसान क्या होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों का नाम बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलन कौन कौन से थे? एक अंग्रेजों भारत छोड़ो था और दूसरा था नमक सत्याग्रह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 आंदोलन हैं
अंग्रेजों भारत छोड़ो और नमक सत्याग्रह 2020 में आए हुए क्वेश्चन है सभी। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय जल संचयन और वृक्षारोपण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम बताइए। नैतिक मूल्य सच्चाई, ईमानदारी, दया भाव, ठीक है, इस तरह से। तो सच्चाई, ईमानदारी, दयालुता और मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ नहीं एग्जाम में, ठीक है, हम उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो ये कर लेता है ना वो पास होने की गारंटी उसकी 100% है, ठीक है। तो NCTE से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ होता है। NCTE जो टीचर की जो संस्था है टीचिंग की, उसकी जो संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ होता है, वो दिल्ली में होता है। 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ से। बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। महात्मा गांधी जी ने दी थी, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। आज उसे विश्वविद्यालय स्तर पर यानी कि यूनिवर्सिटी स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी और आज के समय में उसे विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। इसकी पृष्ठभूमि में गांधी जी की बुनियादी यानी बेसिक शिक्षा से था। इसका मतलब उनका मानना था कि बालक शिक्षा प्राप्त करते समय व्यवसाय परक भी बने, जीविकोपार्जन भी सीखे, ठीक है। उनका कहने का मतलब ये था कि जो बच्चा है, विद्यार्थी है, बालक है, वो पढ़ाई करते समय अपने लिए कुछ खर्च भी निकाले अपनी पढ़ाई का, ठीक, कुछ सीखे भी, व्यवसाय करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन है। 19 में आया हुआ है। छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन है। तो मूल्यों के विकास हेतु विचारों का प्रस्तुतिकरण लाइव वीडियो द्वारा, ठीक है, और समाचार पत्रों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या है। तो जल को एकत्रित करना तथा जल को संचित करके भविष्य की मांग को पूरा करना। जल संचयन का मूल सिद्धांत है जल को एकत्रित करना और जल को संचित करके भविष्य की मतलब इकट्ठा करके भविष्य की मांग को पूरा करना, ताकि आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ी रहेगी उसको जल की संकट का सामना ना करना पड़े, जैसे कि आजकल देखा जाता है कि बहुत से राज्यों में जल की समस्या है। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया। तो विद्या, ज्ञानबोध और विनय से, ठीक है, 3 अर्थों में किया गया है, विद्या, ज्ञानबोध और विनय। बालिका शिक्षा का आशय बताइए। बालिका शिक्षा का क्या आशय है। शिक्षा हर मनुष्य के लिए अत्यंत अनिवार्य घटक है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशु समान है। प्राचीन काल में नारी के लिए शिक्षा का प्रबंध था, पर स्थिति बहुत ही शोचनीय थी, ठीक है। शिक्षा का प्रबंध था लेकिन उन पर नियमों पर कोई ठोस नियम नहीं बने थे कि भाई इनको शिक्षा मिलेगी और स्थिति बहुत शोचनीय थी। अब बदलते समय में नारी भी पुरुषों के समान शिक्षित हो रही है। उसका प्रश्न नंबर नेक्स्ट, दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। जो एक तरीके से कह सकते हैं जो जॉब करते हुए विद्यार्थी होते हैं उनको दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है। उच्चतर शिक्षा के लिए व्यापक अवसर प्रदान करना। शिक्षित व्यक्तियों को उनके वर्तमान रोजगार में बाधा उत्पन्न किए बिना ज्ञान हेतु विकास प्रदान करना। क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो वो जॉब करते हैं, रोजगार में होते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो डेली क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। इनके लिए उनके अलग ही यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, दूरस्थ शिक्षा उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो रिपीट प्रीवियस ईयर है वही करेंगे, ठीक है। शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस तरह किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके, ठीक है। अभी अति लघु चल रहे हैं, इनके एंड होते ही लघु स्टार्ट कर देंगे और यहीं से आपके अति लघु, लघु और बहुविकल्प सब यहीं से बनेंगे। बालक में मूल्यों के विकास हेतु कौन से जनसंचार के साधन है। तो बालकों में मूल्यों के विकास हेतु आकाशवाणी, मूल्य मैंने बताया आपको सच्चाई, ईमानदारी, दया भाव, ठीक है, मैत्री, वो सब। आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, VCR, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब जनसंचार के साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए। राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है। राष्ट्रीय एकता का आशय है देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की, जो देश के विभिन्न राज्य के व्यक्ति हैं उनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक विभिन्नताओं को
वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और समावेश करना। राष्ट्रीय एकता का अर्थ यह है कि देश के विभिन्न राज्यों के जो व्यक्ति हैं उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक और सांस्कृतिक और भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और समावेश करना। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का हो, किसी भी भाषा से संबंध रखता हो, ठीक है, किसी भी लिंग का हो, बस उनको एकजुट रखना, ठीक है, यही राष्ट्रीय एकता है। राष्ट्रीय एकता के लाभ बताइए। अब ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए नहीं है, हम इनको अभी के लिए छोड़ देते हैं। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन और कौन से हैं? बुनियादी शिक्षा के जनक महात्मा गांधी। अभी पीछे क्वेश्चन आया था बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए, अर्थ लिखिए। वो देखो ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, अब रिपीटेड होते रहेंगे ये। तो पहला काम है रिपीटेड क्वेश्चन को पढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में आया हुआ है, मानव की शिक्षा पुस्तक के रचयिता कौन है? फ्रॉबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षा शास्त्री ने अपनी शिक्षा प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है? तो गिजुभाई बधेका ने कहा था, ठीक है, गिजुभाई बधेका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया? जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया? सन 1969 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना या कार्यक्रम का तात्पर्य है? शिक्षा को निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना कार्यक्रम का तात्पर्य? तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित आयु से स्तर से कम आयु, मतलब कोई एक लिमिट है, निश्चित है, उससे कम के बच्चों को जो कार्य कराया जाता है, घरेलू कार्य, उसको क्या कहते हैं? उसको हम बाल श्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं? तो ये है शिक्षा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, ठीक है, विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना और सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? तो शैक्षिक अवसरों की समानता कहलाता है, ठीक है। जब सभी को एक साथ रखेंगे, सभी के साथ एक समान व्यवहार होगा, उनके बीच एकता बनाएंगे, तो उसको कहते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के समाज में सभी के बीच बिना लिंग भेद के कार्य व्यवहार करना क्या कहलाता है? लैंगिक समानता। डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, आया हुआ तो है नहीं, इनको बाद में पढ़ते हैं, ठीक है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर 15 में आया हुआ क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था? प्रबज्य संस्कार होता था, ठीक है। जब बौद्धकालीन शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक जाता था तो उसको मठ में प्रवेश किया जाता था और उससे पहले प्रबज्य संस्कार होता था। वहाँ पर उसको सभी नियम पालन करने होते थे जो बौद्ध शिक्षा में बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है? शिक्षा के किस उद्देश्य, वह कौन सा उद्देश्य है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास या आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है? वो है आदर्शवाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब हमें पता नहीं होता है कि हम क्या सीखने वाले हैं, हम ऑटोमेटिक सीख लेते हैं प्रकृतिवाद से, नेचुरल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया? विद्यालय जो है वो प्रकृति की गोद में हो, स्वतंत्र हो और खुले वातावरण में हो, तो यह दिया था कथन, जो है विचार दिया था, अपना मत दिया था रूसों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय, ठीक है, गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से एक्टिविटीज़ करते हुए समझाते हुए समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की थी? मतलब ये तर्क चल रहा था कि भाई छात्रों को जो है सिर्फ रटन विद्या पर ध्यान ना दिया जाए, गतिविधि हो, एक्टिविटीज़ हो, उदाहरण हो, उसके माध्यम से पढ़ाया जाए, तो उसकी वकालत की थी जॉन ड्यूवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्ची शिक्षा वह है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा
एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह सोच, यह विचार किसका था? यह था महात्मा गांधी का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है विद्या, ज्ञान और बोध। ये देखो इंपोर्टेंट, फिर रिपीट हो गया है, अभी पीछे आया था फिर से। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का उपयोग किन अर्थों में किया गया है? विद्या, ज्ञान, बोध और विजय। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता विलियम जेम्स। प्रयोजनवाद में क्या होता है? करने पर बल दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सर्वोच्चम शिक्षा वही है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है, सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम, सबसे अच्छी शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट है, बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी? तो बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा दी थी गिजू भाई ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? तो मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि 3 भागों में विभाजित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंपोर्टेंट। मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि 3 भागों में विभाजित है। कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। ठीक है, मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि 3 भागों में विभाजित है। कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और लिखने, पढ़ने और गणित की शिक्षा। ये था मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 4 अगस्त 2009 को। याद रखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम, ये पारित हुआ था 4 अगस्त सन 2009 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य था, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से तात्पर्य क्या है पहले देखिए, आर्थिक, सामाजिक, जनांगीकी, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है एग्जाम में, जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय लिखिए। ये आप बिना पढ़े भी लिख सकते हैं। चलिए पढ़ा देते हैं आपको, फिर से रिपीट हो जाएगा, अच्छा नॉलेज हो जाएगा। जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय कौन कौन से हैं? 4 पढ़िए आप। शहर तथा गांव की नदियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, नदियों के निकट गंदे बर्तन और मरे हुए कपड़े नहीं धोने चाहिए। तीसरा, नदियों में मृत पशु, जो मरे हुए पशु होते हैं उनको बहा दिया था नदियों में, ठीक है, तो उनको रोक लगा देनी चाहिए। चौथा, नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाना और वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना अवश्य चाहिए। इन सबसे जल प्रदूषण बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था वर्ष 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये लागू किया गया था वर्ष 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? तो ये 2016 में और 19 में आया हुआ है। तो सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय, ठीक है, सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। जब पृथ्वी के ताप में क्रमशः वृद्धि आती है तो उसे ही भूमंडलीय ताप वृद्धि कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या, ठीक है, शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या, और दूसरा कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव। ये बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं हैं। मतलब शैक्षिक अवसरों की समानता नहीं मिल पाती है और कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो 4 मानवीय मूल्य कौन कौन से? सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व और दया भाव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्रॉबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया? फ्रॉबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया? तो फ्रॉबेल द्वारा किया गया था किंडरगार्टन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो टैगोर को सत्यम, शिवम और अद्वैत की धारणा में विश्वास था। टैगोर किसकी बात हो रही है यहाँ पर? रविंद्रनाथ टैगोर जी की। ठीक है, उनको सत्यम, शिवम और अद्वैत की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च मानव माना था और वे अद्वैतवादी थे। तो टैगोर को सत्यम, शिवम, अद्वैत में धारणा में विश्वास था। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट है, फिर से 16 में आया हुआ है, 16 सेकंड में सेकंड सेट। फ्रॉबेल की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो फ्रॉबेल की प्रमुख रचनाएं हैं एजुकेशन ऑफ मैन और दूसरी रचना है मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। ठीक है, फ्रॉबेल की प्रमुख रचना मदर एंड प्ले सॉन्ग्स और एजुकेशन ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा क्या है? जनसंख्या शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, जनसंख्या और शिक्षा। अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है। जनसंख्या शिक्षा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जनसंख्या और शिक्षा। अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। अब ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लिख सकते हो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के, वैसे आवश्यकता नहीं है क्योंकि बीटीसी में आपको डीएलएड में पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। नंबर आपके कहाँ कटते हैं पता है? नंबर आपके कटते हैं कहानी लिखने में। कहानी लिख देते हैं वहाँ, बस वहाँ पर एक लाइन चाहिए। अति लघु है तो एक लाइन और लघु है तो 2 से 3 लाइन, बस। ज़्यादा बकवास नहीं चाहिए वहाँ पर। ज़्यादा बकवास लिखने पर नंबर कटेंगे। दूरस्थ शिक्षा की कोई दो विशेषता लिखिए। दूरस्थ शिक्षा मैंने आपको बताया था क्या होती है। जो घर से मतलब जो व्यक्ति रोजगार में हैं और वो शिक्षा प्राप्त करते हैं उनके लिए अलग से विश्वविद्यालय होते हैं, स्कूल्स होते हैं, उसको दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। तो उनमें जो पढ़ने की सामग्री है भाई वो भी आमने सामने टीचर स्टूडेंट के साथ बात नहीं हो पाती है। ठीक है, वही सब है, समझते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा की दो विशेषताएं, यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। इस पद्धति में स्व अध्ययन पर बल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि सेल्फ स्टडी पर बल दिया जाता है, खुद से पढ़ो। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत छात्र एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, वीसीआर, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? अनौपचारिक शिक्षा पता क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा वह है जिसको इंसान जो है ना, छात्र क्या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अनपढ़ व्यक्ति हो, उसका पढ़ाई से कोई ताल्लुक ही ना हो, वो जो सीखता है ना प्रकृति से या बिना उद्देश्य के सीखना जो है अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। भाई जैसे हम आप क्या करें, कॉलेज जाएंगे, हमें पता होगा भाई आज पाठ एक कराएंगे, पाठ एक पढ़ाएंगे, हमें भी पता है, टीचर को भी पता है। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है उसमें हमें नहीं पता हमें क्या सीखना है। ऑटोमेटिक ही हम खुद से सीख लेते हैं, प्रकृति से, वातावरण से, ना प्रकृति को पता है कि भाई ये बंदा मुझसे सीखेगा। तो बस इसी को अपने शब्द में लिखना है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था एवं साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है। इसकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है, ना ही निश्चित नियमावली होती है। यह बालक के आचरण का रूपांतरण करते हैं, परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष और अनौपचारिक होती है। हमें नहीं पता होता कि हम सीखने वाले हैं और सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया। भाई सबको पता होगा आधुनिक समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने हेतु आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है। ठीक है, आधुनिक समय में मल्टीमीडिया क्या है? वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने हेतु आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है एवं इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, इंटरेक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों सुनना, देखना, दृश्य, पाठ्य, पढ़ना, चित्र देखना एक उपयोगी संयोजन है। बस आप ऊपर वाले लिख दें, बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
तो बौद्धकालीन शिक्षा की दो विशेषताएं कौन कौन सी, एक संघ और एक गुरु और शिष्य संबंध। तो बौद्धकालीन शिक्षा में संघ होता था, संघ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। संघ में प्रविष्ट होने पर, ठीक है, आपको पहले संघ में एक तरीके से दाखिल लेना होता था, संघ में शामिल होना था। प्रविष्ट होने पर मनुष्य श्रमण बन जाता था, ठीक है। बौद्धकालीन शिक्षा में संघ जो है वो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। संघ में प्रविष्ट होने पर मनुष्य को श्रमण बनना पड़ता था। श्रमण के अलावा संघों में और किसी को शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती थी, मतलब आपको श्रमण बनना ही पड़ता था। श्रमण क्या है, एक तरीके से बौद्ध शिक्षा जो है उसके नियमों को पालना होता था, ठीक, कुछ शपथ वगैरह लेनी होती थी, उसको श्रमण कहते थे। संघ में प्रवेश लेने के विशेष नियम थे। संघ में प्रविष्ट होने को प्रवज्जा कहते थे, ठीक है, संघ में प्रविष्ट होने को प्रवज्जा कहते थे, या यूँ कहें श्रमण बनने को भी प्रवज्जा कह सकते थे। इसका अर्थ है बाहर जाना, अर्थात भावी भिक्षु, जो भिक्षु है पढ़ने वाला है, वो परिवार से अलग होकर बाहर आकर बौद्ध संघ में मिल रहा है। उसकी आयु 8 से 12 वर्ष के मध्य होती थी। 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। इसके फलस्वरूप भिक्षु संघ का पूर्ण रूप में सदस्य बन जाता था। अब दूसरी विशेषता इसकी गुरु और शिष्य संबंध। तो गुरु और शिष्यों के बीच बड़े घनिष्ठ और मधुर संबंध हुआ करते थे। दोनों का जीवन सादा और निकट का होता था। गुरु शिष्यों की शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास करता था। इस युग में गुरु शिष्य का मठ से निष्कासन कर सकता था जब गुरु यह पाता है कि कोई शिष्य, कोई विद्यार्थी पर्याप्त मात्रा में उसे सम्मान नहीं दे रहा है, ठीक है, तो यह अपने अध्ययन के प्रति जागरूक नहीं है, तो वह उसका निष्कासन कर दिया करता था। यदि कोई गुरु किन्हीं कारणों से संघ से बाहर हो जाता था तो उसके शिष्यों को भी संघ से बाहर ले जाना पड़ता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा और हीगल, ठीक है। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक प्लेटो, सुकरात, यही आपको याद होंगे आसानी से। सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा और हीगल। पिछला क्वेश्चन था बौद्धकालीन शिक्षा की दो विशेषताएं, संघ और गुरु और शिष्य संबंध। दूसरा, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा और हीगल। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। जन्म हुआ था 1863 ईस्वी में और कलकत्ता में हुआ था। नरेंद्रनाथ दत्त। टैगोर ने शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की? तो टैगोर ने सन 1990 में बोलपुर में, ठीक है, टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना सन 1990 में बोलपुर में की थी। टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना 1990 में बोलपुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य बताइए। तो जनसंख्या शिक्षा के लक्ष्य क्या है? जनसंख्या शिक्षा के लक्ष्य हैं आर्थिक प्रगति एवं स्वास्थ्य शिक्षा, आवास, आहार और जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान और भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति करना, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है? पर्यावरण प्रदूषण वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? जिसके कारण हमारा भोजन, हवा और जल गंदा दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वातावरणीय अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? भाई तीसरी बार ये क्वेश्चन आ चुका जब से मैंने क्लास स्टार्ट की है। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किया था महात्मा गांधी जी ने। तो भाई इंपॉर्टेंट है बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी, दिमाग में सेट कर लो इसको। नेक्स्ट है प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम था? प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम था एकेडमी, ACADEMY, एकेडमी। प्लेटो द्वारा संस्थापित संस्था का नाम था एकेडमी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य से क्या अभिप्राय है? तो IL कैंडल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा, शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। फ्रॉबेल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आया हुआ है कई बार।
प्रयोजनवाद किस में आस्था नहीं रखता है? तो प्रयोजनवाद मैंने बताया था करने पर भरोसा रखता है, मतलब करके सीखना। तो प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। किसमें? ईश्वरीय सत्ता में। शिक्षण विधि के जनक कौन है? सुकरात। शिक्षण विधि या प्रश्नोत्तर विधि, इनके जनक जो हैं वो सुकरात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रकृतिवाद को भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। प्रकृतिवाद को भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? 1839 में। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन प्रारंभ किया 1839 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है। ठीक है, समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है। उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य का शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण। मूल्य का अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्माननीय या उपयोगी सिद्ध हो जाए। किसी व्यक्ति का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण हो जाए, सम्माननीय हो जाए और उपयोगी सिद्ध हो जाए। बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? तो बाल अपराध क्यों होता है? गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण का ना मिलना, जागरूकता आदि। कलकत्ता मदरसा किन सन में खुला? कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला था? तो सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया था। कलकत्ता मदरसा सन 1781 में खुला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में जोनायाल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। मतलब क्वेश्चन यह है कि बनारस संस्कृत कॉलेज कब हुआ और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो 1791 में जोनायाल डंकन, जेडी, आपस में शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। जोनायाल का जे और डी, जेडी, जग्गर डाकू, पढ़ी होगी आपने, देखी होगी, मतलब हाउसफुल 4, ऐसे आपके लिए मजे के लिए बोल रहा हूँ ये। ठीक है, तो बनारस संस्कृत कॉलेज, ठीक है, बनारस संस्कृत कॉलेज। और एक तरीके से भाई राजा महाराजाओं की पिक्चर है, ठीक है, हाउसफुल 4, उसमें पुराने दिखाए थे, तो वहाँ बनारस संस्कृत प्राचीन है। तो इस तरह से आप ट्रिक से बना सकते हो भाई प्राचीन संस्कृत कॉलेज। वही हमें डीएलएड स्टडी सेंटर पर पढ़ाया गया था कि भाई 1791 जो ये बनारस संस्कृत कॉलेज प्राचीन है। और प्राचीन फिल्म कौन सी है? जेडी वाली, जग्गर डाकू वाली, और जे का था जोनायाल, डी का था डंकन। ठीक है, तो इस तरह से हम याद कर सकते हो। तो बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? 1791 में जेडी के द्वारा, जोनायाल डंकन के द्वारा। मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब दिया? मैकाले ने अपना विवरण पत्र दिया था 2 फरवरी 1835 को। मैकाले 2 जनवरी 1835 को। वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी? वुड घोषणा पत्र के आधार पर, जब वुड ने घोषणा पत्र अपना प्रस्तुत किया था, उसके आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी? 19 जुलाई 1854 को। भाई सन याद रखना इंपॉर्टेंट है। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है? तो आयु का कोई बंधन इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? प्लेटो का। ठीक है, प्लेटो का कथन है। प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? तो प्राथमिक शिक्षा जो है प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा होती है ना, वो 6 से 12 वर्ष तक प्रारंभ होती है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। जॉन ड्यूवी ने कहा है, शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है। शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी होते हैं और उनके साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, इसलिए शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्या क्या? अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। पहला अध्यापक, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। तो आप कह सकते हैं इसी भाषा में शिक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, इसलिए शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है।
गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। गांधी जी द्वारा, तो गांधी जी ने कहा था शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण मतलब सर्व, पूरी तरह से। गांधी जी ने कहा था शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बालक और मनुष्य की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जो आपको स्कूल में दी जाती है, विद्यालय में दी जाती है, उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। वहाँ हमें पता होता है कि भाई आज पाठ 5 के अति लघु होंगे, इस तरह से। तो औपचारिक शिक्षा, इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि और पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित पहले से पता होता है हमें। परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से कहानी कथन द्वारा शिक्षा दी जाती है। भाई परिवार हैं, आपकी दादी हैं, आपकी माता जी हैं, आपके बड़े भाई हैं, चाचा ताऊ हैं, वो क्या करते हैं? वो कहानी सुनाते हैं, ठीक है। तो कहानी कथन द्वारा। प्रयोजनवादी, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। तो प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं? पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध, जो पहले से निश्चित है उद्देश्य उनका विरोध। दूसरा नवीन मूल्यों का उदाहरण, मतलब जो पहले से उद्देश्य हैं उनका विरोध करो और नए बनाओ, नए मूल्य बनाओ। बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता, अरे भाई जब से क्लास स्टार्ट की है 4थी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? महात्मा गांधी। डॉक्टर मारिया माउंटेस्की का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर मारिया माउंटेस्की का जन्म 31 अगस्त 1870 में चियारावेली, इटली में हुआ था। डॉक्टर मारिया माउंटेस्की का जन्म 31 अगस्त 1870 में चियारावेली, इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज व्यवहारों एवं प्रतिक्रियाओं की अधिकार एवं परस्पर सहयोग की अनेक समूह और विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लिखिए। तो शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? परिवार, समाज, राज्य और जनसंचार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय विभेद रहित शिक्षा से है। मतलब कोई भेद ना रहे, कोई पक्षपात ना हो कि भाई तुम निम्न जाति के हो, तुम्हारा लिंग ये है और तुम्हारी भाषा ये है, तुम इस राज्य से हो, मतलब कुछ भी भेदभाव ना हो, सबको शिक्षा मिले। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से मतलब विभेद या पक्षपाती रहित शिक्षा से है। संविधान की धारा 29(2) में, ठीक है, संविधान की धारा 29(2) में देश में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। आपको याद रखना है विभेद रहित शिक्षा सार्वभौमिकरण है। सार्वभौमिकरण मतलब भाई शब्द से ही पता चल रहा है, सार्वभौमिकरण सबको मिले। बाल श्रम से क्या अभिप्राय है? जो परिश्रम 14 वर्ष के कम बालकों द्वारा किया जाता है वह बाल श्रम कहलाता है। यानी कि ऐसे बच्चे के द्वारा किया गया श्रम, मेहनत जो 14 वर्ष से कम के होते हैं उन्हें बाल श्रम कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं? तो वायु प्रदूषण के 2 स्रोत माने जाते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव स्रोत, वायु प्रदूषण के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? तो जल संरक्षण से तात्पर्य जल के संसाधनों पर नियंत्रण रखना, ठीक है। जल संरक्षण से तात्पर्य क्या है? जल के संसाधनों पर नियंत्रण रखना तथा उनका विकास करना है। जल संरक्षण सतही तथा भूमि के अंदर के दोनों ही प्रकार की जल का करना होता है तथा जल के प्रदूषण पर भी नियंत्रण रखना होता है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ लीजिएगा इनको एक बार, ठीक है, इन तीनों को। बाकी आए हुए तो है नहीं है, हम यहाँ पर आने वाले क्वेश्चन ही करते हैं। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले बताया था भी पीछे। अब हम बात कर लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। मारिया माउंटेस्की की शिक्षा, देखो जितना लिखा हुआ है ना सब नहीं लिखना आपको, ठीक है, 2 पॉइंट लिखने हैं, 2-3। मारिया माउंटेस्की की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं लिखिए।
तो मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं क्या क्या हैं? छात्रों को भावी जीवन जीने के लिए तैयार करना, ठीक है। छात्रों में शांति, सेवा धर्म एवं मानवता की शिक्षा और नैतिकता का विकास करना। छात्रों को सर्वप्रथम प्रकृति के सानिध्य में रखकर उनके पर्यावरण की समुचित जानकारी देना, मतलब प्रकृति की जो महत्वता है उसके बारे में जागृत करना। छात्रों में समायोजन की क्षमता को विकसित करके नवीन परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करने में सहायता प्रदान करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में, तो शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में आप ये सब लिख सकते हो। तो काफ़ी लंबा है, लेकिन आपको ये सब लिखना नहीं है, हेडिंग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार और फिर लिख करके आना है। तो शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय, विद्यालय एवं परिवार का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार राज्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। राज्य भी शिक्षा संस्थान के रूप में प्रमुख कार्यों का निर्वहन करता है। अब यहाँ पर एक परिभाषा दी हुई है IL कंडेल के अनुसार, राज्य की परिभाषा एक संगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में की जा सकती है, जिसकी एक सरकार होती है जो उसके द्वारा मान्य होती है। अब राज्य प्रायोजित गतिविधियाँ, आपको यहाँ पर 4 हेडिंग्स याद रखनी है। कौन कौन सी? विद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय योजनाओं संबंधी गतिविधियाँ, बालकों के सर्वांगीण विकास में सहयोग, और चौथा, बस इन्हीं सभी हेडिंग्स को आप, काफ़ी लंबा आंसर है, आपको कम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद व प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना कीजिए। तो आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आदर्शवाद के कौन कौन से उद्देश्य हैं? मनुष्य को मनुष्य बनाना, ठीक है, आत्मानुभूति का उद्देश्य और आध्यात्मिक विकास करना। तो मनुष्य का मनुष्य बनाना मतलब मानवोचित गुणों के अभाव में मनुष्य मनुष्य नहीं रह पाता है, अतः आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान मनुष्य के लिए आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट है आत्मानुभूति का उद्देश्य। ये सब आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य हैं। आत्मानुभूति का अर्थ है आत्मा का ज्ञान हो, अतः शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में उचित शिक्षा के माध्यम में सामाजिक गुणों का विकास करना है। आध्यात्मिक विकास करना, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को आध्यात्मिक दृष्टि से विकास करना है। सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना। नेक्स्ट है सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, विकास तथा हस्तांतरण करना। मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना। तो इतना लंबा आपको नहीं लिखना, बस थोड़ा थोड़ा इनको आपको डिटेल्स यहाँ पर पढ़ लेना है, हेडिंग, फिर डिटेल पढ़ लो और लिख आइएगा। प्रकृतिवादी की शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उचित सहज संबद्ध क्रियाओं का निर्माण। दूसरा, अनुशासन के क्षेत्र में दमन का विरोध। तीसरा, प्रजातीय एकता की प्राप्ति। चौथा, अनुभव प्रधान पाठ्यचर्या व बल। ठीक है, ये सब आपको पढ़ लेने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। 2020 में आया हुआ है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का, बस आपको इतना सब कुछ, ये कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है, बस विशेषताएं पूछिए, 4 बिंदु लिखिए, 3 या 4 बिंदु। तो हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? तो सरकार को शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निगमों व व्यक्तिगत संस्थाओं को दे देना चाहिए। अनुदान देने के लिए उदार नियम बनाए जाने चाहिए। विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन और छात्रों की छात्रवृत्ति के साथ साथ विद्यालयों के भवन निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालयों के भी अनुदान दिया जाए। सहायता अनुदान के नियम प्रांतों की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाए। अनुदान देने में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। सहायता अनुदान की राशि समय से पहुंचाई जाए। तो ये सब हंटर कमीशन आयोग के विशेषताएं हैं। ठीक है, इतनी सारी आपको बस 4 लिख देनी, कोई सी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन के स्थापना के क्या उद्देश्य थे? तो टैगोर जी ने की थी। टैगोर एक महाकवि के साथ साथ एक दार्शनिक और शिक्षक, एक गुरु भी थे। गुरुदेव के रूप में उनका महान योगदान शांति निकेतन के रूप में परिणित हुआ। शांति निकेतन का दूसरा नाम है विश्व भारती, जो कलकत्ता से 100 मील दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। लेकिन आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको लिखना है शांति निकेतन की स्थापना का उद्देश्य। ठीक है, ये सब मेन बात करते हैं यहाँ पे। विश्व भारती एक आवासीय विश्वविद्यालय है जहाँ सह शिक्षा की व्यवस्था है। राष्ट्रीयता, धर्म, शिक्षा, जाति, मतलब ये कह सकते हो आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा निकेतन था, बाल शिक्षा निकेतन, किसी भी भेदभाव को अलग कर दिया जाए, कोई भेदभाव ना हो। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन को रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय। मृदा अपरदन मतलब जो मिट्टी कट जाती है ना बरसात में, उसको रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो पेड़ लगाना, ठीक है, ये सब मृदा अपरदन के उपाय हैं। मिट्टी को रोकना, ये सब। मानव को भूमि संरक्षण अथवा मृदा अपरदन को रोकने के निम्न उपाय करने चाहिए। क्या क्या? भूमि के कटाव को रोकना चाहिए। यदि भूमि का समुचित उपयोग किया जाए तो भूमि की उर्वरता में ह्रास नहीं हो पाता। वन लगाने चाहिए, दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु, उर्वरता बनाए रखने के लिए फसलों को बदल कर बोया जाना चाहिए। जल निकासी ना होने से भी मृदा को हानि होती है, मतलब जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाए ना मृदा में, खेत में या कहीं पर भी नदी तालाब गड्ढे में, वहाँ सब मृदा को हानि पहुँचती है। बस 3 बिंदु लिख लीजिएगा, बहुत है। उसके बाद बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण बताइए। तो बौद्धकालीन शिक्षा के गुण बताइए, विशेषताएं बताइए। एक ही बात है, 20 में आया हुआ है। तो बौद्ध युग में प्रारंभिक शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं थी। बौद्ध युग में शिक्षा व्यवस्था में जाति धर्म का कोई बंधन नहीं था। जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसमें जाति धर्म या कोई भी बंधन नहीं था, अतः शिक्षा सार्वभौमिक थी, सबके लिए थी। कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकता था बौद्ध काल में। बौद्ध काल में पूर्णतः निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा थी, कोई फ्री थी, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं लेता था, कोई पैसा कुछ नहीं। बौद्ध युग में शिक्षा व्यवस्था का मूल केंद्र संघ होता था। जैसे आपको बताया, भाई संघ होता था और संघ में श्रमण बनना पड़ता था, ठीक है। वहाँ पे एक था प्रबज्जा, ठीक है, प्रबज्जा को वहाँ पर लेना पड़ता था वहाँ पर। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम जनभाषा थी। यही इस शिक्षा प्रणाली की लोकप्रियता का प्रमुख कारण था। मतलब जहाँ का जो विद्यार्थी है उसको उसी भाषा में समझाया जाता था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी, संस्कारों को महत्व देते थे और ये विशेषता शास्त्रीय विवाद भी थी। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा का संकुचित रूप जहाँ स्कूली शिक्षा है, वहीं व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन समस्त अनुभव से है जिनका प्रभाव उसके ऊपर आजीवन पड़ता है। दूसरे शब्दों में, शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक विभिन्न प्रकार के अनुभव अर्जित करता है तथा विकसित होता है। अतः शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो बालक का निरंतर विकास करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सद्भावना के उन्नयन में शिक्षा एवं शिक्षण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय सद्भावना के उन्नयन में, तो राष्ट्रीय सद्भावना के उन्नयन में शिक्षा एवं शिक्षण की भूमिका। हमारे समाज में जातिवाद, कुत्सित राजनीति, पक्षपात, शोषण, अन्याय, सत्ता का दुरुपयोग आदि प्रवृत्तियां उन्मुक्त रूप से प्रचलित हैं। तो भला शिक्षित संस्थाओं पर उनकी काली छाया कैसे नहीं पड़ेगी? मतलब शिक्षा में एक तरीके से कह सकते हैं जातिवाद काफ़ी है, ठीक है, और पक्षपात है, राजनीतिक है। भाई राजनीतिक में कोई नेता, कोई सरकार कुछ चलाती है, कोई सी शिक्षा चालू करती है, किसी किताबों का सिलेबस अलग होता है, ये सब होता है। तो ऐसे में शिक्षा पर उनकी काला छाया क्यों नहीं पड़ेगी? ये है। अधिकतर यह देखा गया है कि विद्यालयों या महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शोध संसाधनों तक की कई शिक्षा मंत्रालयों में भी अधिकारी वर्ग द्वारा इन्हीं प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार किया जाता है जिससे राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो। शिक्षकों को कुप्रशासन अथवा अनावश्यक भय एवं निष्क्रियता से मुक्त किया जाए तथा उन्हें पाठशाला में ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए अधिकारिक प्रेरित किया जाए जिससे विभिन्न समुदायों के शिक्षार्थियों एवं कर्मचारियों में परस्पर सौहार्द बढ़े। अतः इस प्रकार शिक्षा तथा शिक्षण के द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द की विशेषताएं लिखिए। तो सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द की विशेषताएं क्या हैं? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना होती है। सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द हेतु अन्य व्यक्तियों के कल्याण का भाव होना चाहिए। सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द के लिए सभी छात्रों में प्रेम तथा आदर का भाव होना चाहिए। सामाजिक तथा पारस्परिक सौहार्द सहयोग के आधार पर बनता है। ऐसे व्यक्ति देश तथा राष्ट्र भावना के प्रति आस्थावान होते हैं। अब ये सब क्वेश्चन तो देखो आपको आए हुए तो नहीं है कभी, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ यहाँ पढ़ सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा पिछले आ चुका है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ 2019 में, वैदिक शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा के सिद्धांत और विशेषताएं संक्षेप में बताइए।
तो वैदिक कालीन शिक्षा के सिद्धांत कौन कौन से थे? सार्वजनिक व निःशुल्क शिक्षा की वैदिक काल में व्यवस्था थी। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप मुख्यतः वैयक्तिक था। वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर शिक्षक प्रत्येक शिष्य को ज्ञान और प्रशिक्षण देता था। शिक्षा पुस्तकीय ना होकर व्यवहारिक होती थी। शिक्षा में आवासीय व्यवस्था थी, मतलब वहीं पर रह करके हॉस्टल रूप में पढ़ सकते थे। वैदिक कालीन शिक्षा राज्य के नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त थी, मतलब कोई पर शासन नहीं था। तो ये सब वैदिक कालीन के उदाहरण थे। भाई ये है ना सार्वजनिक और निःशुल्क, ये तो आपको दोनों में लिखना, चाहे वैदिक हो या बौद्धकालीन शिक्षा आ जाए, ये सब। गुरुकुल प्रणाली, ये सब आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। अब आया हुआ क्वेश्चन है वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। दर्शन एवं अध्यापक, जीवन दर्शन, सामाजिक विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक दशाएं, तकनीकी उन्नति, प्राकृतिक दशाएं, ये सब है। मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। दूसरा, सांसारिक अथवा भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति थी मध्यकालीन में। ठीक है, मतलब इंसान को सांसारिक और भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति थी। इन लोगों का मानना था कि जीवन में सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए पढ़ना लिखना आवश्यक। किसका? मध्यकालीन शिक्षा का। मध्यकालीन शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य इस्लाम के अनुयायियों में ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करना था। प्रशासन को मजबूत बनाने हेतु योग्य व कुशलतम लोगों की जरूरत थी और शिक्षा के प्रचार व प्रसार द्वारा ही इस राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हो सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आया हुआ क्वेश्चन तो नहीं है। अब हम पढ़ते हैं आगे जो आया हुआ क्वेश्चन। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। तो भाई इतना लंबा आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यहाँ से 3 लाइन लिख देनी है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? 19वां आया हुआ क्वेश्चन है। आदर्शवाद एक ऐसा दर्शन है जो सत्यम शिवम एवं सुंदरम पर आधारित है। ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार आदर्शवाद एक ऐसा दर्शन है जो सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है। यह दर्शन व्यक्ति को ईश्वर की ओर सर्वोच्चतम यह दर्शन व्यक्ति को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मानता है। व्यक्ति को इस दर्शन के अनुसार मानव के विचारों का विशेष महत्व होता है और मनुष्य अपने मानसिक विचारों द्वारा प्रकृति को अर्थ प्रदान करता है। बस इतना आप लिख दीजिएगा, ये काफ़ी है। आदर्श, ये तो आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। वुड ने अपने घोषणा पत्र में किन बातों पर प्रकाश डाला था? 2019 में आया हुआ है। वुड के घोषणा पत्र की मुख्य बातें क्या थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व की ये बात है, भारत की शैक्षिक स्थिति को सुलझाने का कार्य चार्ल्स वुड ने किया था। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले मतलब 1947 से पहले की ये बात हो रही है, जब भारत हमारा आज़ाद स्वतंत्र नहीं था। तो उस भारत की शैक्षिक स्थिति को सुलझाने का कार्य चार्ल्स वुड ने किया था। सन 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान के रूप में चार्ल्स वुड ने भारतीयों की शैक्षिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर शिक्षा नीति को बनाया। अपने नवीन लक्ष्यों के कारण ही इसे शिक्षा मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये था वुड के घोषणा पत्र की मुख्य बातें। तो वुड के मुख्य घोषणा पत्र की बातें और क्या क्या थी? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा अंग्रेजी एवं देशी भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। उनका मत था कि शिक्षा पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति को भी आवश्यक स्थान दिया जाए। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था को उन्होंने आवश्यक माना था, मतलब जो शिक्षक हैं उनको भी सीखना होता था। विद्यालय प्रबंध के लिए सहायता अनुदान मिलना चाहिए। जन शिक्षा की स्थापना पर उन्होंने बल दिया था। तो ये थी वुड के घोषणा पत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गांधी जी के शैक्षिक विचारधारा के मूल में क्या था? ये क्वेश्चन हम पिछले करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं, जो रिपीटेड है वही करते हैं। शिक्षा समाज का दर्पण है, स्पष्ट कीजिए। तो किसी भी समाज की प्रगति तथा वास्तविक स्थिति का पता वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखकर लगाया जा सकता है। व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा की आवश्यकता रहती है। मानव का अस्तित्व शिक्षा के बिना वैसा पतवार के बिना नाव के समान है। तो शिक्षा समाज का दर्पण है,
यही सब आपको लिख देना, इतना लंबा नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ आपको 4 लाइन ही लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका बताइए। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका क्या है? सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका हेडिंग हम निम्नवत समझा सकते हैं। संस्कृति को नवीन पीढ़ी तक पहुंचाना, शाश्वत मूल्यों में स्थायित्व लाना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ही लिख दें, काफ़ी है। विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका बताइए। विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका क्या है? अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना, अभिभावकों तथा शिक्षकों के संपर्क हेतु अभिभावक शिक्षक परिषदों का निर्माण करना। दूसरा पॉइंट समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना। तीसरा पॉइंट प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की स्थापना करना। तो ये तीनों पॉइंट विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका है। स्वामी विवेकानंद, ये तो क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ही करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की भूमिका बताइए। अंतर्राष्ट्रीय एकता, संपूर्ण विश्व की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की जरूरत पड़ती है। विश्व के सभी राष्ट्रों के निवासियों में मानवीय मूल्यों तथा सद्गुणों के उद्भव के लिए आवश्यक है। सभी देशों के आर्थिक एवं वैज्ञानिक विकास के लिए आवश्यक है। पिछड़े राष्ट्रों को इससे विकास का अवसर प्राप्त होता है। उसके बाद लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के विकास में शिक्षा का योगदान बताइए। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। ये सब आप कर सकते हैं। शिक्षा शब्द का अर्थ है, इस प्रकार शाब्दिक अर्थ जो है वो है लोगों द्वारा नियम। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था वह, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था वह व्यवस्था कही जाती है जिसमें लोगों के द्वारा लोगों पर, लोगों के लिए नियम लगाए जाते हैं, जिससे सरकारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। भारतीय राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या क्या हैं? राष्ट्रीय जीवन में तो शिक्षा के कार्य हैं भावात्मक एकता, सामाजिक कुशलता में वृद्धि, नैतिकता का प्रशिक्षण, राष्ट्रीय विकास, नेतृत्व की तैयारी, कुशल व्यक्ति तैयार करना, सार्वजनिक हित को प्राथमिकता, सामाजिक सुधार व उन्नति प्राप्त करना और राष्ट्रीय एकता। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको नवीन शिक्षा नीति भी कह सकते हैं। इसकी विशेषताएं और गुण हैं। तो शिक्षा को प्रथम बार इतना महत्व दिया गया था, पहली बार 1986 में। एक राष्ट्रीय शिक्षा की संरचना थी, पहले जो शिक्षा नीति थी उसमें कोई संरचना नहीं थी। राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना थी जिसमें राष्ट्र के बारे में पढ़ाया जाए। शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल था। केंद्र सरकार की भागीदारी थी। दक्षता एवं प्रभावकारिता का प्रोत्साहन था। व्यावसायिक शिक्षा थी और उच्च शिक्षा में सुधार तथा महाविद्यालयों की स्वायत्तता थी। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका व शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय में शिक्षक का स्थान गौण माना जाता है। प्रकृतिवादियों का विचार है बालक को अपनी आंखों से देखना चाहिए, शिक्षक की आंखों से नहीं। ठीक है, प्रकृतिवाद का ये मानना था कि बालक को अपनी आंखों से देखना चाहिए, न कि शिक्षक की आंखों से। प्रकृतिवाद दर्शन के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का कार्य बालक के स्वाभाविक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है, अतएव उसका कार्य एक निरीक्षक के रूप में होना चाहिए। करके सीखना, ठीक है, प्रकृतिवादी शिक्षण में क्या होता है? करके सीखना। प्रकृतिवाद करके सीखना पर अधिक बल देता है। उनका मानना है इस प्रकार सीखने से बालक रुचि का अनुभव करता है। स्वानुभव द्वारा सीखना, अपने अनुभव द्वारा, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। तो अपने अनुभव को रूसो ने महत्व दिया था। रूसो के अनुसार बालक को अनुभव करके सीखना चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर स्वयं ज्ञान पद्धति का आविष्कार हुआ है। रूसो का कहना है कि छात्र को कोई शाब्दिक शिक्षा ना दे तो उसे केवल अनुभव से सीखने दो, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। एक पॉइंट ये भी है। नेक्स्ट है गांधी जी के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट करते हुए उनके शैक्षिक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। गांधी जी के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट करते हुए उनके शैक्षिक सिद्धांत कौन कौन से थे? 7 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा सकता, बालक की शिक्षा में अंग्रेजी को स्थान नहीं देना चाहिए। ये सब गांधी जी के विचार थे।
शिक्षा का उद्देश्य बालक में मानवीय गुणों का विकास करना होना चाहिए। शिक्षा बालक की समझ शक्तियों का विकास है। बालक की शिक्षा किसी लाभप्रद दस्तकारी से प्रारंभ की जानी चाहिए। शिक्षा किसी उत्पादन उद्योग के माध्यम से दी जानी चाहिए। तो ये सब आप इसको लिख सकते हैं। और मेन पॉइंट ये है कि बालक की शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए वह शिक्षा प्राप्त करके किसी रोजगार में लग सके। जैसे आप देख सकते हो कि इतने सारे ग्रेजुएट हैं, एमएससी पास हैं, एमए पास हैं, वो सब आजकल बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ठीक है, ये सब उद्देश्य जो है गांधी जी का नहीं था। जॉन ड्यूवी नहीं आया है एग्जाम में। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका क्या है, ये 16 में आया हुआ है। तो समाज में निरंतर सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। इस सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान करती है। सामाजिक परिवर्तन पहले भौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में होता है, फिर उसका रूप अभौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन का हो जाता है। शिक्षा का कार्य यह भी है कि वह वर्तमान में उन परिवर्तनों को लाने का प्रयत्न करे जो समाज में नवजीवन का संचार कर दे और इस प्रकार क्रमशः समाज प्रगति की ओर बढ़ने लगे। समाज सदैव सक्रिय रहता है और इसी कारण उसमें हमेशा परिवर्तन आता रहता है। कुछ व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं, प्रयत्न करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम के प्रमुख कारण एवं इसके निवारण के उपायों का उल्लेख कीजिए। बाल श्रम, तो बाल श्रम के प्रमुख कारण और इसके निवारण के उपायों का उल्लेख। तो बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर एवं इसको ना आप अपने शब्दों में लिख सकते हो आसानी से, जो बालकों से मेहनत की जाती है। ठीक है, जैसे साइकिल तथा स्कूटर रिपेयर करने की दुकानों पर अधिकतर बालक कार्य करते हैं, कारखानों में बालक कार्य करते हैं। इसी प्रकार अन्य दुकानों तथा छोटे छोटे घरों में छोटे छोटे मासूम कार्य करते हैं। बुक सेलर्स की दुकान पर आपने देखा होगा काफ़ी जगह, ठीक है, ठेलों पर देखा होगा आपने, वहाँ सब बालक ही काम करते हैं। तो इसी कारण सरकार ने, संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि वह निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। निःशुल्क शिक्षा 1 से लेकर 8 तक की फ्री शिक्षा है यूपी में। तो इसीलिए की है ये। इसी आधार पर निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी बनाए गए हैं। ठीक है, इसको बाकी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण किसे कहते हैं? 20वीं शताब्दी में आविष्कृत परमाणु ऊर्जा सर्वाधिक शक्ति का साधन है। परमाणु संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण भी उतनी ही अधिक भयावह है। इन संयंत्रों से जल, थल और वायु का दीर्घकालिक प्रदूषण होता है। परमाणु ऊर्जा अन्य सभी स्रोतों की अपेक्षा सस्ती है, अतः विश्व की अनेक देशों ने इसका विकास किया है। परमाणु विद्युत ग्रहों से निकलने वाले यूरेनियम, थोरियम, जिर्कोनियम, स्ट्रांशियम, बेरिलियम आदि के अपशिष्ट पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जो जन स्वास्थ्य हेतु अति घातक होता है। पर्यावरण के प्रति छात्रों को जागरूक बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण संरक्षण के लिए बेजोड़ भूमिका निभाती है। पर्यावरण शिक्षा के द्वारा भावी नागरिक छात्रों को पर्यावरण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उनमें दक्षताओं का विकास किया जाता है और सबसे बढ़कर उनमें दृष्टिकोण निर्माण और सहभागिता की भावना का विकास करके शिक्षण संस्थाएं पर्यावरण में समर्थ नागरिकों का निर्माण करती है। शिक्षक तथा शिक्षण संस्थाएं 2 प्रकार के कार्य करके पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान कर सकती है, अंतः परिसर कार्य और बाह्य परिसर कार्य। मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है? मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय की भूमिका, तो विद्यालय से ही जो है मानवीय मूल्य, जो मूल्य हैं वो प्राप्त होते हैं। मानवीय मूल्य मैंने आपको बताया थे, दया भाव, ठीक है, मैत्री भाव, सद्भावना, इन सब के बारे में ही आपको अपनी भाषा में लिख देना है। बालकों में उपयोगी ज्ञान से सुयोजित करना, बालकों में जीवनोपयोगी आवश्यक मूल्यों का योगदान देना, विकास करना, ये सब है। बालक को चारित्रिक एवं नैतिक विकास के अलावा आध्यात्मिक विकास की और उन्मुख किया जा सके। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, अभी मैंने आपको समझाया था। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें विद्यार्थी शिक्षक के साथ साथ जो पाठ्यक्रम है उस पर भी बल दिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये त्रिमुखी शिक्षा है, ये पाठ्यक्रम है, विद्यार्थी शिक्षा है। आप चित्र बना दो, नंबर आपको मिल जाएंगे 2 पूरे, थोड़ा बहुत लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? तो वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं: मोक्ष प्राप्त करना, पहला पॉइंट। दूसरा, संस्कृति का बचाव या संरक्षण। तीसरा, स्वस्थ चरित्र का विकास।
सामाजिक कुशलता की प्राप्ति और व्यक्तित्व का विकास। प्रयोजनवाद के किन्हीं 4 गुण और उनके दोष का उल्लेख कीजिए। प्रयोजनवाद के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? प्रयोजनवाद भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस प्रकार प्रयोजनवाद बालकों को व्यवहारिक जीवन हेतु तैयार करता है। प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व देता है। प्रयोजनवाद के दोष क्या क्या हैं? प्रयोजनवाद आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं देता, यह केवल इसी लोक पर बल देता है। प्रयोजनवाद हमें केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रयोजनवाद सत्य को परिवर्तनशील मानता है। उसके बाद शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को संक्षेप में लिखिए। शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में, तो शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में टैगोर मानते हैं उनके समक्ष जो बालक आता है वह दैवीय प्रकाश से युक्त होता है और शिक्षक का प्रमुख दायित्व इस प्रकाश को देखना है। जो शिक्षक भावी यश के तेज प्रकाश को देख नहीं पाते, अपने ज्ञान, पद एवं राष्ट्र भाव के दर्पण में उसे सर्वथा घृणा करते हैं, वे एक शिक्षक के पद पर अयोग्य हैं। इतना ही लिख दें आप, काफ़ी है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यालयों की भूमिका पर अपने विचार लिखिए। सामाजिक परिवर्तन में तो ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट है, ये 5 पॉइंट है। भाई पॉइंट तो काफ़ी सारे हैं, आपको इतना नहीं लिखना है, बस हेडिंग याद कीजिए। शाश्वत मूल्यों का संरक्षण, नवीन परिवर्तन लाने में सहायक, सांस्कृतिक हस्तांतरण, सामाजिक गत्यात्मकता, और एक एक लाइन लिख दीजिएगा इसमें। ठीक है, बहुत पॉइंट है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का पहला उद्देश्य है शरीर एवं आत्मा को बंधन से मुक्त करना है। दूसरा, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। इसलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित आंतरिक अविच्छिन्नता को समझ ले। तीसरा उद्देश्य दैवीय नियमों के अनुसार बालक का सर्वांगीण विकास करना है। इतना लिख दिए, काफ़ी है। जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका एवं प्रभावों को अपने शब्द में लिखिए। जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका, तो हमारे देश में साक्षरता के प्रसार के साथ ही सामाजिक पत्रों, टीवी चैनल्स की मांग में तेज वृद्धि हुई है। अधिकांश शिक्षित लोगों को प्रातः समाचार पत्र पढ़ना, ठीक है, एवं टीवी देखना उनकी दिनचर्या का अनिवार्य अंग बन गया है। तो जनसंचार माध्यम, टीवी, समाचार पत्र, ठीक है, इंटरनेट, इसकी बढ़ती भूमिका को भाई अपने शब्द में लिखना है। हर कोई लिख सकता है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उनकी नियुक्ति कब हुई थी? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मणदास मुदालियर थे। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 को की गई थी। हंटर कमीशन की विशेषता क्या थी? तो हंटर आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख दोष बताइए। तो वुड के घोषणा पत्र के दोष क्या थे? शिक्षा सरकार को सौंपकर शिक्षा को पूरी तरह से राज्य के अधीन करके उस पर नौकरशाही का आधिपत्य लगा दिया। मतलब सरकार के अंडर में रहेगी कि सरकार बदलती रहे तो भाई शिक्षा में बदलाव होते रहेंगे, ये सब जो दोष थे। भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा देने की सिफारिश की गई कि ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने में सरकार को सहयोग दे सके। भारतीय जनता को व्यावसायिक शिक्षा देने के उद्देश्य भारतीयों को संस्कार का स्वामी भक्त बनना था और इससे भारतीयों को विशेष लाभ ना पहुंच सका। और मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट भी है, भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में आंशिक रूप से स्वीकार तो किया, लेकिन अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम बनी, देशी भाषाएं विलुप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मैकाले का भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, इसे लिखिए। तो मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। मैकाले पहला अंग्रेज विद्वान था जिसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त किया था। मैकाले के विवरण पत्र ने देश हेतु प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए थे। मतलब आप अपनी भाषा में ही सीख सकते थे। ये सब इनके पॉइंट थे। मिशनरी स्कूल की विशेषताएं, कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। मिशनरी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। मिशनरी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना खर्च हुआ? तो ये खर्च हुआ था 13,328.79 करोड़। बाल अपराध कब और किसने निर्धारित किया था?
तो बाल अपराध आपको पता है, अभी पढ़ाया था किसको कहते हैं, और आप देख सकते हैं। तो ये किसने किया था? कानूनी रूप से अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के द्वारा किया जाता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम के अंतर्गत ऐसे बच्चों को बाल न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाता है। 1986 संशोधित 2000 है। उसके अनुसार 16 वर्ष अपराधी के श्रेणी में शामिल वर्ष की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अलग अलग राज्यों में सम्मिलित किया जाता है। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा सभी राज्यों में अलग अलग है। ठीक है। राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु साधन बताइए। राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु आपको सबसे पहले इसमें जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, सर्वव्यापकता, इन पर रोक लगानी है। यही सिंपल है। नेक्स्ट है मूल्य का अर्थ क्या है? अभी बताया था। मूल्य का अर्थ है, मूल्य को अंग्रेजी में वैल्यू कहते हैं। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से हुई है। ठीक है, वैलियर शब्द, जिसका अर्थ है महत्व, उपयोगिता एवं वांछनीय से लगाया जाता है। अतः मूल्य का अर्थ किसी वस्तु की उपयोगिता से लगाया जा सकता है। बालकों की शिक्षा के संदर्भ में गिजुभाई के विचारों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। गिजुभाई केवल एक विद्वान शिक्षाविद नहीं थे, बल्कि एक शैक्षिक प्रयोगकर्ता, बाल शिक्षण के संस्थापक और बाल साहित्य के प्रणेता के रूप में यशस्वी लेखक तथा चिंतक भी थे। जातिवाद एक जटिल सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्या है, तो इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। बहुत ही इजी है और यहाँ से आप पढ़ सकते हो। जातिवाद के ऊपर हर कोई लिख सकता है। लैंगिक असमानता से क्या अभिप्राय है? लैंगिक असमानता से अभिप्राय लिंग के आधार पर भेदभाव तथा असमानता करना है। ठीक है, मतलब भाई तुम पुरुष हो तो हमें शिक्षा का अधिकार है, और तुम महिला हो तो तुम्हें शिक्षा नहीं मिलेगी। प्राचीन काल में ऐसा ही होता था, तो यही असमानता है। किस प्रकार विकसित की जा सकती है? तो शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा लैंगिक असमानता के प्रति समझ उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, संविधान में किसी भी प्रकार के लैंगिक भेदभाव को स्वीकार नहीं किया गया है। व्यक्ति चाहे धनी हो, निर्धन हो, किसी भी जाति का हो, प्रदेश का हो, भाषा का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी धर्म को मानने वाला है, सबको शिक्षा मिलेगी। भूमंडलीय ताप वृद्धि से क्या तात्पर्य है? रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पिछले कुछ मिनटों में आया था, पढ़ा था आपने। भूमंडलीय ताप वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो भूमंडलीय ताप वृद्धि से अभिप्राय है कि पृथ्वी के कारण दिन प्रतिदिन भूमंडलीय ताप में वृद्धि होती जा रही है। इसके उपाय क्या क्या है नियंत्रण के? वृक्षारोपण, ठीक है, और उद्योगों में इस तरह की गैसों का उपयोग कम से कम किया जाए जो भूमंडलीय ताप बढ़ाती हैं, और मानवीय जागरूकता। जल संचयन एवं संरक्षण की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। तो भाई जल संचयन क्यों आवश्यक है, और संरक्षण, ताकि आने वाली पीढ़ी को शुद्ध जल की प्राप्ति हो सके। ठीक है, इसको अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? संक्षेप में अपने विचार डालिए। तो आधुनिक समाज में मानवीय मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता प्रतिदिन अनुभव की जा रही है। भारत में गांव हो या शहर, दहेज समस्या, नारी उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, राजनीतिक कालाबाजारी, तो इन सभी को दूर करने के लिए शिक्षा में मानवीय मूल्यों की आवश्यकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।